ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मेरा जो लेक्चर टॉपिक दिया गया है वो है भारतीय थॉट का खुलासा और समझ, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन आप लोग को सबको मालूम होगा जो ये सब जो टॉपिक होता है थोड़ा सा किताब वगैरह भी ज़्यादा इंग्लिश में मिलता है। सो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन हिंदी में भी देना चाहिए। सो ये मेरा भी एक प्रयास रहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में आप लोग से बात करूं। तो तटीय क्षेत्र बेसिकली क्या है? ये तटीय क्षेत्र है, ये भूमि और समुद्र के बीच एक ट्रांजिशनल क्षेत्र है। एक्चुअली ये एक रेखा नहीं है, ये बेसिकली एक बैंड है। मतलब अब जिसको हमने कहते हैं ये एरिया है, ये आपका कोई लाइन नहीं है। ओके, सो और ये जो बैंड है ना, इसका जो चढ़ाई है वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। और ये जो चढ़ाई है ये आपका निर्भर करती है ये समुद्री और स्थलीय प्रक्रिया क्या परस्पर क्रिया से निर्धारित होती है। उसका मतलब मान लीजिए आपका समुद्र की प्रक्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है स्थलीय प्रक्रिया से, तो क्या होगा आपको ये जो तटीय क्षेत्र है ना वो बहुत ज़्यादा भूमि की तरफ जाएंगे। और मान लीजिए आपका जो स्थलीय प्रक्रिया है, मतलब हम जो इसको इंग्लिश में कहते हैं जो टेरेस्ट्रियल फैक्टर्स है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। तब क्या होगा, तो आपका जो ये तटीय क्षेत्र है वो बहुत नैरो हो जाएगी। ओके, और ये जो तटीय क्षेत्र है ये पृथ्वी का भूमि का सतह का 18 भाग होती है। मतलब बहुत ही कम है, सिर्फ 18 भाग होती है टोटल जो आपका पृथ्वी का क्षेत्र है उसका 18 भाग है भूमि क्षेत्र का। और आप देखेंगे मुझे पूरा दुनिया में ना, पूरा दुनिया में आपका जो आपका ये जो हम बोलते हैं जो टोटल कोस्टल लेंथ है ये करीब करीब 10 लाख किलोमीटर है। और ये जो तटरेखा है, ये जो कोस्टल लेंथ है, ये तटरेखा का केवल 40% ही हम पहुंच सकते हैं। और वो रहने का योग्य है हमारे लिए, मतलब आदमी के लिए हम सिर्फ 40% हम पहुंच सकते हैं और हम उनमें रह भी सकते हैं। जो 10 लाख किलोमीटर हमने बोला तटरेखा है उसका 40%, तो बाकी 60% एक हो सकता है हम वो रहने के लिए योग्य नहीं है, और नहीं तो वो हम पहुंच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन उसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ आपका 40% भी हम जा रहा है रह रहा है, और वो भी सिर्फ 18% आपका टोटल जो भूमि है वो सतह का 18% आपका ये तटीय क्षेत्र है। लेकिन अब देखेंगे तो दुनिया में लगभग 60% आबादी इस तटीय क्षेत्र में रहती है। मतलब पूरा आबादी का 60% ये तटीय क्षेत्र है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो ये जो हम जो बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ये इसी एरिया में अब देख सकते हैं। ये जो लाल लाइन हमने खींचा है ये आपका टोटल तटीय क्षेत्र है। ये कुछ एरिया ओशन का है, कुछ एरिया लैंड का है। अब देखेंगे जी इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है, बेसिकली क्यों हमको थॉट का बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। ये हमने अभी अभी जो बोल रहे थे, ग्लोब का जो टोटल परसेंटेज है सतह का 18% हिस्से पर कब्जा करती है ये तटीय क्षेत्र। दुनिया का 60% जनसंख्या यहीं पे रहती है, टोटल जनसंख्या 60% यहीं पे रहती है। दुनिया का 2/3 प्रमुख शहर, मतलब जो जो मेजर सिटीज़ है, 2/3 तो आपका तटीय क्षेत्र है। मतलब आप हमारे देश में देख लीजिए जो बड़े बड़े शहर है, जैसा आप मान लीजिए कलकत्ता हो जाए, चेन्नई हो जाए, मुंबई हो जाए, ये सब तटीय क्षेत्र में है। इवन ये तो मेगा सिटीज़ हो गया, वो छोड़ के भी आप देख लीजिए भाईजाग हो जाए, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े शहर भी तटीय क्षेत्र में रहती है। और जैसा हम बोल रहे थे इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इनका एरिया टोटल बहुत ही कम है। इसी के लिए ये बाकी जो एरिया गैर तटीय क्षेत्र से तुलना में जनसंख्या का घनत्व इसमें 6 गुना अधिक है। मतलब जनसंख्या का घनत्व यहीं पे बहुत ज़्यादा है। और जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो आपका जो हम बोलते हैं जिसको जो आपका रिसोर्सेस है आपका तटीय क्षेत्र में, इनका ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आदमी रह रहा है, घनत्व बहुत ज़्यादा है। इसी एरिया में तटीय क्षेत्र में
90% मछलियाँ भी पकड़ी जाती है। उसका मतलब जो आपका तटीय क्षेत्र का जो पानी है, जिसको कोस्टल वाटर कहते हैं, वो मछलियों के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है रहने के लिए। हम वो बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें हम जैसे कैसे कहते हैं जो फूड ज़्यादा मिलते हैं, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं वो ज़्यादा है, टेम्परेचर सही है, मतलब तापमान वो पानी का, तो इसलिए जो आपको कमर्शियल फिशिंग है, मतलब व्यावसायिक जो मछली पकड़ने का जो प्रक्रिया है, वो जो 90% आपको इसी एरिया में मिलते हैं। अब मैं पहले आपको बताया जो ये तटीय जो क्षेत्र है, ये कुछ लैंड एरिया का है, कुछ ओशन एरिया का है। जो समुद्र का जो सतह है उसका 8% आपका ये तटीय क्षेत्र में आता है। एंड आपका लैंड का तो हमने बताया जो सिर्फ टोटल ग्लोब का ओनली 80% इसका पास है। और इसमें क्या है ना, बहुत सारे नदियाँ आके मिलती है इसमें, तो नदियाँ बहुत सारे सेडिमेंट लेके आ रही है फ्रॉम द लैंड। तो जो सस्पेंडेड नदी का जो भार है, ये जो पूरा ग्लोबल का जो सिंक है ना, वैश्विक सिंक का 75 to 80% आपको कोस्टल एरिया में हो रहा है। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, जो कोस्टल एरिया में आप देखेंगे जिसका जो पानी है ना, ये पानी बहुत ज़्यादा इसमें सस्पेंडेड सेडिमेंट है। ओके, पानी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, पानी में सस्पेंडेड सेडिमेंट बहुत होता है, क्योंकि जो नदियाँ आ रही है ना, वो लोग आके मीट कर रहे हैं यहीं पे कोस्टल एरिया में, डेल्टा बन रही है, नहीं तो उन्होंने एस्चुअरी बना रहा है, तो उन्होंने क्या करते हैं, तो टोटल सेडिमेंट वहीं पे आके वो लोग डंप कर रहा है। तो टोटल जो बेसिक सिंक है वो 75 to 80% इसी तटीय क्षेत्र में हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी और एक चीज़ है जो आपका भूवैज्ञानिक के लिए काम का है, जो तलछोटी खनिज कार्बन जो कहते हैं, मतलब सेडिमेंट्री मिनरलाइजेशन 90% ये चीज़ यहीं पे हो रही है। अब देखेंगे जो ग्लोबल में जो वैश्विक तटीय क्षेत्र का जनसंख्या का जो घनत्व है, ये एक डायग्राम से हमने आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अब देखेंगे जो आपका एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ है, पर्टिकुलरली हमारा इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसमें आप देखेंगे जो जनसंख्या का घनत्व है वो आपका हाई है। उसका मतलब यहीं पे मोर देन, मतलब 100 आदमी से भी ज़्यादा रहता है पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इसीलिए ये एरिया जो है ना, ये सब हमारा कंट्री, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इसमें क्या पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन का जो घनत्व कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा है। जितना घनत्व ज़्यादा होंगे, आपका जो तटीय क्षेत्र का जो आपका रिसोर्सेस है उसका ऊपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होंगे। अब देखेंगे जो ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग को क्यों स्टडी करना है। ये ओवरऑल अब हमने पहले डिस्कस किए थे, ये आपका 18% हो रहा है, पूरा जो बेसिक जो सरफेस है उसका 18% है। और ये इसका लंबाई है, इंडिया का जो तटीय लंबाई है वो है आपका 7,500 हम बोलते हैं। वर्ल्ड का तो 3,56,000 है, मतलब टोटल। तो हम भारत देश इसमें आपका 19 पोजीशन है हमारा टोटल लंबाई का हिसाब से। वर्ल्ड लेंथ आपका 3,56,000 किलोमीटर, हमारा 7,500 किलोमीटर है, वो हम 19 पोजीशन पे है। और जब लोग का बात करेंगे, वो आपका है जो 60% जो वर्ल्ड का टोटल जनसंख्या है वो आपका 100 किलोमीटर के अंदर रहता है। मतलब जो आपका जो तटीय क्षेत्र है उसका 100 किलोमीटर के अंदर 60% पॉपुलेशन, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन 100 किलोमीटर के अंदर रह रहा है। हमारे देश में 35% आदमी 97 किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं इसमें। और ये और एक बहुत महत्वपूर्ण बुलेट्स है, जो है आपका 10% पूरा दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसका 10% रहता है ये तटीय क्षेत्र में, जहाँ पे एलिवेशन बहुत कम है। मतलब हाइट जो है ना आपका 0 to 10 मीटर है, उसको हमने कहते हैं LECZ, लो एलिवेशन कोस्टल जोन। ये एरिया हमने अलग से इसीलिए बोलना चाहता है क्योंकि इसमें ये एरिया बहुत वल्नरेबल है। मतलब मान लीजिए कोई कोस्टल आपदा आ जाए, मान लीजिए साइक्लोन हो जाए, सुनामी हो जाए, स्टॉर्म सर्ज हो जाए, ये एरिया सबसे पहले एफेक्टेड रहेंगे। इसी में जो 10% पॉपुलेशन है पूरा दुनिया का, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये पॉपुलेशन सबसे पहले अफेक्टेड होंगे ऐसा कोई आपदा आ जाए कोस्टल एरिया में, क्योंकि इसका हाइट बहुत कम है, तो पानी इजीली क्या होगा, ये एरिया को प्लावित कर देंगे। और संशोधन का बाद में मतलब रिसोर्सेज क्या है इधर आपका देखेंगे हम, तो 120 मिलियन
पीपल पूरा वर्ल्ड में जो डिपेंड कर रहा है, जो तटीय क्षेत्र का जो रिसोर्स है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इंडिया में हम देखेंगे तो करीब करीब 9 मिलियन पीपल डिपेंड कर रहा है इसी एरिया का रिसोर्स के ऊपर में। मेनली मछली पकड़ते हैं, कोई नहीं तो एक्वाकल्चर कर रहा है, ये सब कर रहा है। उसी का साथ पहले वाला पिछले वाला जो स्लाइड था उसी का साथ हम कंक्लूजन में करेंगे। इसका जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता कहते हैं जिसको, जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पूरा देखा जाए तो दुनिया में ये एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत सारे फ्लोरा फोना को सपोर्ट करता है। करीब 25,000 फ्लोरा रहता है, करीब 4,700 फोना है। हमारा कोस्ट में इंडिया को कोस्ट ये करीब करीब 970 फ्लोरा सपोर्ट कर रहा है, 305 फोना को सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीसीज रहता है जो बहुत स्पेशलाइज्ड है। ओके, अब हम बोलते हैं जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, मतलब इकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, तो वो सब एरियाज़ भी है। अब देखेंगे इसमें क्या है ना, आपका जो तटीय क्षेत्र में है आपका कोरल रीफ है। हमारे देश में भी कोरल रीफ है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, वर्ल्ड में 10 पोजीशन में है। हमारा जो कच्छ वनस्पति जिसको कहते हैं मैनग्रोव, वो भी हमारे पास काफ़ी है, मैनग्रोव भी एरिया है। ड्यून्स कहते हैं उसको, सैंड ड्यून्स है, मड फ्लैट है, क्लिप्स है, जो चट्टिया होता है जिसको कहते हैं क्लिप्स तटीय क्षेत्र में, वो हमारे पास है। लेगून्स है, तो ये सब चीज़ हमारे पास है। अब देखेंगे इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी इंडस्ट्री आ रहे हैं, क्वायरिंग होता है, सैंड एक्सट्रैक्शन, ऑयल एक्सट्रैक्शन। सो मैंने जस्ट लिस्टिंग किया हूँ। अब देखिए नया अर्बन एरिया आ रही है, बहुत सारे टूरिस्ट जाती है उसमें, फिश फार्मिंग, काफ़ी सारे डिफेंस एक्टिविटी हो रही है। इतने सारे एक्टिविटीज़ जब एक एरिया में होता है ना, इतने सारे एक्टिविटीज़ दुनिया में कोई सा एरिया में नहीं होती है। तो इसीलिए तटीय क्षेत्र बोलते हैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। अब इतने सारे एक्टिविटीज़ जब चलता है एरिया में ना, और ये एरिया बहुत फ्रेजाइल है, ये एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। तो इतने सारे जब एक्टिविटीज़ होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, मतलब कोस्टल जो रिसोर्सेज है ना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। इतने इम्पैक्ट शायद कोई दूसरा एरिया में होते होंगे, इतने इम्पैक्ट कहीं पे नहीं होता है, क्योंकि इतने एक्टिविटीज़ कहीं पे नहीं है जितने एक्टिविटीज़ तटीय क्षेत्र में है। ओके, अब देखेंगे जो हमारा जो कोस्ट है, ये आपका एक सैटेलाइट इमेज में दिखा है आपको। ये जो कोस्ट है मैंने पहले बताया था, ये जो टोटल तट रेखा का जो लेंथ है वो करीब 7,500 किलोमीटर है। और हम हमारा कोस्ट को डिवाइड करेंगे तो मेनली हम बोलेंगे एक पूर्वी दिशा में जो है वो ईस्ट कोस्ट कहते हैं, जो पश्चिम दिशा में है वो वेस्ट कोस्ट है। आपका 2 आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा आपका पूर्व दिशा में जो तटीय क्षेत्र है उसमें बहुत सारे आपको डेल्टा मिलते हैं, लार्ज डेल्टा, जैसा सुंदरबन में हो जाए, डेल्टा आपका आंध्रा में है, डेल्टा आपका महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, कृष्णा कावेरी का डेल्टा है, रिवर का जो डेल्टा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कच्छ वनस्पति मैनग्रोव्स जो है वो आपको मिलेंगे। सुंदरबन में दुनिया का सबसे ज़्यादा कच्छ वनस्पति मिलती है, उसमें उड़ीसा में भितरकनिका में है, पिचावरम में है, आंध्रा में, ये सब है। सैलाइन लेक्स है, जैसा आप जानते होंगे, चिल्का, पुलिकट। आपका गल्फ ऑफ मन्नार है जो आपका श्रीलंका से कनेक्ट होती है, वो आपका दक्षिण का दिशा में है। आप पश्चिम कोस्ट में चले जाएंगे तो ये बहुत आपका नैरो कोस्टल स्ट्रीट्स है। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एस्चुरीज है। जैसा आपका जो पूर्व दिशा में जो कोस्ट है ना उसमें बहुत सारे डेल्टेज है, उसमें एस्चुरीज नहीं है। बट आप पश्चिम में चले जाओगे तो आपको उसमें एस्चुरीज मिलेंगे, जैसा आपका नर्मदा हो जाए, साबरमती हो जाए, माही हो जाए, ये सब इंपॉर्टेंट एस्चुरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण एस्चुरीज है। आपका 2 गल्फ है, गल्फ ऑफ खम्बत है, गल्फ ऑफ कच्छ है। ओके, बहुत सारे पोर्ट्स है आपका पश्चिम का दिशा का जो कोस्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। थोड़ा सा कम है बट कोरल रीफ्स भी थोड़ा बहुत है, मैंग्रोव कच्छ वनस्पति भी थोड़ा बहुत है हमारे पास। अंडमान निकोबार आप जाओगे तो इसमें बहुत सारे घना जंगल है, आपका मिएंडरिंग क्रीक्स मिलेंगे उधर आपको, उसमें भी कोरल्स है, कच्छ वनस्पति का जंगल है। लक्षद्वीप में मेनली कोरल आइलैंड कहते हैं, हमने बहुत इंपॉर्टेंट कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप में। तो ये बहुत ही एक उसको कहते हैं बहुत ही लार्ज एनरिच बायोडाइवर्सिटी वाले कोस्टल एरिया है हमारे देश में। ओके, अब रिमोट सेंसिंग डेटा से हम क्या कर सकते हैं, सुदूर संवेदन डेटा से भारतीय तट को हमने क्या कर सकते हैं कि उसको बता सकते हैं कि कौन सा एरिया में कैसा कैसा कोस्ट है। लाइक हमने इसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक खुला तट जिसको कहते हैं हमने
जैसा ओपन कोस्ट जिसको कहता है, चट्टानेबल कोस्ट मतलब क्लिपी कोस्ट एरिया, ओपन कोस्ट जो खुला हुआ है, क्लियर डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका ओशन से, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्लिपी एरिया, चट्टाने हैं, बीचेस है, वो एक आपका हो गया। बहुत लंबे समुद्र तट है, मतलब बीचेस है, तो वो खुला तट हम अब देखेंगे कुछ ये डायग्राम हमने इधर लीजन में दिया, जो जो ये आपका तट का ऊपर जहाँ जहाँ हुआ है मतलब उसी जगह पे खुला तट है। चट्टाने हो सकता है, नहीं तो आपका बीचेस होंगे। आपका जहाँ जहाँ कोरल मिलता है, कोरल का चट्टाने है, जो जो कोरल जहाँ जहाँ कोरल मिल रहा है उसमें मेनली आपको कोरल मिलेंगे अंडमान निकोबार में, गल्फ ऑफ मन्नार में, लक्षद्वीप में, इधर कुछ गल्फ ऑफ कच्छ में। ज़्यादा कोरल है नहीं है हमारे पास, बट जहाँ पे कोरल मिल रहा है वो कोरल कोस्ट हम बोलेंगे उसको। मोहना कोस्ट मतलब जहाँ जहाँ आपका पर्टिकुलरली एस्चुरिन कोस्ट हम उसको कहते हैं, मेनली आपका गुजरात एरिया में आपको मिलेंगे एस्चुरिन कोस्ट। डेल्टाइक कोस्ट वो भी रिवर आके मिल रही है समुंदर से, लेकिन वो डेल्टा बना रही है। जो चीज़ आपको ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे हमने बात कर रहे थे सुंदरबन डेल्टा, भितरकनिका, पिछाभरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेल्टा एक थॉट है हमारे लिए। कच्छ वनस्पति द मैनग्रोव कोस्ट, जहाँ जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैनग्रोव्स है, उड़ीसा में, आंध्रा में, वेस्ट बंगाल में, आपका गुजरात में थोड़ा मैनग्रोव, गोवा में है। तो ये सब में जो कच्छ वनस्पति वाला कोस्ट है ये वो हो जाएगा। अब देखेंगे नीचे जो पाई चार्ट दे रखा है, अब ये रिमोट सेंसिंग डेटा को हमने, जो सुदूर संवेदन डेटा है इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स अभी अवेलेबल है, वो क्लासीफाई करके हम बता सकते हैं जो कितना एरिया है, मतलब कितने एरिया है ये आपका। जैसे मान लीजिए मड फ्लैट कितना है, कच्छ वनस्पति कितना है आपका, चट्टाने कितना है, समुद्र तट कितना है, ये पूरा अब देखेंगे। आपने परसेंटेज ये सब ये लगा के हमने बता दिए। तो इसी टाइम में इतने कोरल है, इतना आपका सॉल्ट पैंस है, टोटल लेगुनल एरिया कितना है, ड्यून्स कितना है, कोरल रिफ कॉर्स कितना, ये हमने पूरा बता सकता है। इमेज सुदूर संवेदन का डेटा का ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी दे सकते हैं, जो आप डिफरेंट टाइम पे, क्योंकि आपका रिमोट सेंसिंग डेटा जो है ना, सुदूर संवेदन डेटा एक मल्टी टेम्पोरल टाइम पे अवेलेबल है। मतलब अब मान लीजिए 1960 से अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है, तो आप बता सकते हो जो पहले कच्छ वनस्पति कितने थे, पहले आपका मड फ्लैट एरिया कितने थे, अभी कितने हैं। तो आप एक इसको हमने कहते हैं चेंज डिटेक्शन स्टडी। ओके, ये आप कर सकते हो आराम से मल्टी टेम्पोरल सुदूर संवेदन डेटा से। और इसमें बहुत सारी समस्या है तट में। मैंने जैसा बात कर रहा था ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे समस्या है। तो अब देखेंगे जैसे दुनिया का कुल आबादी का 40% हिस्सा तट से 100 किलोमीटर का दायरे में रहता है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कुछ पिक्चर हमने दिए हैं, जो डायरेक्टली हम कहते हैं ना प्रत्यक्ष का मानव जाति प्रभाव, मतलब डायरेक्ट एंथ्रोपोजेनिकल एक्टिविटीज़, जैसे तटीय आवास देख लीजिए। ये कुछ इमेजेस है मुंबई बीच का, जहाँ पे तटीय क्षेत्र के अंदर समुद्र के बहुत ही किनारे बड़े बड़े बिल्डिंग आ रखा है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कोस्टल इशेज़ का ऊपर। पोल्यूशन, पोल्यूटेड वाटर, तटीय मलजल जिसको कहेंगे हम, जैसे ये देखिए, ये पाइप से पूरा आपका बहुत ही पोल्यूटेड वाटर आके समुद्र से मिल रहा है कोस्टल एरिया में। मतलब ये बहुत ज़्यादा आपका एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है। ये आप क्या है ना, तो कोस्टल जो फ्लडिंग है पर्टिकुलरली, जो आके नो कोस्टल फ्लडिंग कर रहा है, माइनिंग एक्टिविटी, तटीय खनन जो हो रही है, बहुत सारे सैंड माइनिंग हो रहा है, बिल्डिंग मटेरियल्स को माइन करके लेके जा रहा है। ये माइनिंग एक्टिविटी के लिए भी आपका जो तटीय क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। इसके लिए आपका क्या इरोशन वगैरह बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखिए ये आपका इरोशन का बात कर रहे थे हम, ये देखिए कोस्टल इरोशन हो रही है, कोस्टल फ्लडिंग हो रहा है, मतलब प्लावन जैसा आ रहा है। ये आपका स्टॉर्म सर्ज के लिए हो सकता है, ये सुनामी के लिए हो सकता है, ये साइक्लोन है बहुत ज़्यादा। पर्टिकुलरली आपका जो पूर्व दिशा का जो कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट जिसको कहते हैं हमने, वो बहुत ज़्यादा साइक्लोन प्रोन है। साल में 2-3 साइक्लोन तो इसमें आ ही जाता है बहुत ही। आजकल तो पश्चिम का दिशा का कोस्ट, वेस्ट कोस्ट में भी साइक्लोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। आपका 2004 का जो ये सुनामीज़ है वो तो खैर सब जानते ही है, कितने भयंकर सुनामी आए थे। अब ये देखिए, इसको हम कह रहे हैं समुद्र तल से वृद्धि होने से क्या होंगे, जिसको कहते हैं सी लेवल राइज। तो ये एक आर्टिस्ट का डायग्राम है, इसमें जस्ट ऐसे ही डायग्राम के लिए हम दिखा रहे हैं जो गेट ऑफ इंडिया है वो आधा पानी का नीचे चला गया, क्योंकि ये जो समुद्र तल का जो वृद्धि हो रहा है इसके लिए बहुत सारे रीजंस है।
एक वन ऑफ द रीज़न होता है जो ग्लोबल वार्मिंग कह रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसीलिए आपका जैसे हिमबाव है, जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहा है, वो पानी आके मिल रहा है। आपका दूसरा जो होता है ना, जो जिसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन पानी का हो रहा है, उसके लिए भी समुद्र तल का वृद्धि हो रहा है। तो इसी चलते फाइनली क्या हो रहा है, समुद्र तल का वृद्धि से क्या हो रहा है, ये आप देखिए गेट ऑफ इंडिया पानी के नीचे चला गया, बहुत सारे छोटे छोटे जो टापू है वो सब पानी के नीचे चले जाएंगे। तटीय क्षेत्र में आपको क्या होगा, तो पूरा जल प्लावन आ जाएंगे। तो ये सब बहुत सारे इफेक्ट हो रहा है उसके चलते। अरे देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो आपका तटीय जो रिसोर्सेस है पर्टिकुलरली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये देखिए कच्छ जंगल है, कच्छ वनस्पति हम कहते हैं इसको, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये देखिए ये मड फ्लैट रीजन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे तटीय क्षेत्र का जो 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 पर्टिकुलरली द एनिमल्स है ना, वो लोग रह रहा है। कोई मछलियाँ उनका अंडे देता है इसी जगह पे, आपका स्नेक रहता है, आपका टॉर्टोइज वगैरह रहता है इसी जगह पे, क्रोकोडाइल्स रहता है। सुंदरबन में जाइए, रॉयल बंगाल टाइगर इसी रीजन में रहता है। तो ये मैंग्रोव को भी बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है कोस्टल एरिया में। अब देखिए ये अब ये आपका उड़ीसा का गैरमथा बीच है, ये ऑलिव रिडले टर्टल है पर्टिकुलरली, ये इधर अंडे देते हैं, इनका बच्चे होता है इसी में। ये आपका इंडेंजर स्पीशीज़ है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम इसको कैसे रक्षा करें फ्यूचर के लिए, इसको हमको बचाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए जो हम बोलते हैं ना, जो एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट है पर्टिकुलरली कोस्टल पॉल्यूशन, माइनिंग एक्टिविटी, ये इसके लिए ये लोग का बहुत ज़्यादा ये लोग भी मर रहा है। तो एंडेंजर स्पीसीज है, हो सकता है 20 साल बाद 25 साल बाद पूरा ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारा काम बनता है देखना जो हम कैसे इसको कंजर्व कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा आपका जो गैरमथा बीच है उड़ीसा में ना, इसमें आपको ये ऑलिव रिडले टर्टल आपको मिलेंगे। जब आप पूरा जो तट का जो समस्या है ना, इसको आप पूरा एक स्लाइड में समराइज़ करने का कोशिश करेंगे ना, तो आपको देखेंगे जो मेन जो है, आप देखिएगा इस साइड में मैंने कुछ नंबर दे रखा है। ये वो नंबर इधर भी हमने कुछ रिफ्लेक्ट किया मैप में। और ये नंबर का जैसा होता है ना आपका जो 1 2, जैसे 1 है तटीय कटाव, कोस्टल इरोसन। बहुत जगह में कोस्टल क्या होता है ना, वो जो हमारा लैंड एरिया है वो लैंड एरिया को पानी खा रहा है। उसको मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए समुद्र का बहुत नज़दीक में कोई इंडस्ट्री है, नहीं तो कोई होटल है, तो क्या करेगा फाइनली वो पूरा पानी का अंदर चला जाएंगे। कोई मंदिर है भगवान का, बहुत जगह में ऐसा हो रखा है जहाँ पे मंदिर को हमको पीछे करना पड़ा। कोई मान लीजिए कोस्टल विलेज है, गांव है, छोटे से शहर है, तो वो लोग भी कटाव से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कच्छ वनस्पति, और जो हमारा कोरल रीफ्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम है ना, उसका भी डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका भी संस्करण हो रहा है। उसका मतलब वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, जैसे आपका सी लेवल राइज हो जाए, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो जाए, उसके लिए हमारा कोरल रीफ डिग्रेड हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, उसमें हम कहते हैं जब समुद्र पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है ना, कोरल रीफ भी मर रहा है। उसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट का मैंग्रोव फॉरेस्ट का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। साइक्लोन के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट अपरूट हो जाता है, तो कच्छ वनस्पति भी कम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। बहुत सारे नेचुरल आपदाएं आती रहती है कोस्ट में, जैसा आपका ये तटीय कटाव हो जाए, जैसे सुनामी हो जाए, साइक्लोन हो जाए, ये सब चीज़ होता है। जनसंख्या का दबाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक यही डिस्कस कर रहे हैं, जनसंख्या कितना बड़ा दबाव होता है हमारा तटीय क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा जनसंख्या का दबाव है उसमें। बंदरगाहों का दबाव, बहुत सारे पोर्ट्स है, हर वर्ष है, ये लोग इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको कोई भी नेशनल डेवलपमेंट के लिए चाहिए हमको बंदरगाह, लेकिन इनका भी एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। ठीक है ना, ये देखा गया है। आप जब इसीलिए ना आजकल कोई कहीं पे बंदरगाह होगा, कोई हार्बर पोर्ट्स आपको बनाना है, तो उसके लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस बोलता है, EIS स्टडी करना जरूरी होता है। आपको देखना पड़ेगा जब बंदरगाह बनाएंगे तो ये पूरा कोस्टल एरिया में कैसे इफेक्ट करेंगे, ये कैसे कोस्टल रिसोर्स को डिग्रेड करेंगे, ये सब स्टडी करना। क्योंकि बंदरगाह बनाया तो उसके लिए तटीय कटाव भी बढ़ जाता है, बहुत जगह में देखा गया है। तो ये सब चीज़ स्टडी करना जरूरत होता है, बंदरगाह का प्रभाव होता है। ये बहुत नगर पालिका का सुएज सिस्टम, अपस्ट्रीम जल निपटान। देन बहुत सारी जगह में क्या होता है ना, आपका जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, आपका थर्मल वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, वो सब हम कोस्टल एरिया में डंप कर देता है। तो इसीलिए वो पानी भी गंदा हो जाता है, और इसलिए वो पानी में जो जो आपका मछलियाँ रहता है, बाकी जो जो
छोटे छोटे जैसा आपका मान लीजिए सी ग्रासेस है, बाकी जो फ्लोरा फोना है वो सब मर जाता है, बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है ना। ये सब जो आपका नगर पालिका का स्वेज हो गया, म्यूनिसिपल स्वेज जिसको कहता है, आपका एग्रीकल्चर अवशिष्ट जल निपटान, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है, ये सब के लिए। माइनिंग आपने बात कर रहे थे, तटीय खनन जो हो रही है उसके लिए बहुत सारे बहुत बड़ा समस्या आई है। बहुत जगह में आपका ये तटीय खनन का काम चल रहा है। ये बहुत बार पेपर में भी आ रखी है जो भाई इसके चलते आपका तटीय कटाव का रेट जो है वो रेट बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ आप देखना पड़ेगा कैसे इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तटीय निर्माण मतलब क्या हो गया ना, मतलब तटीय एरिया में बहुत ज़्यादा निर्माण का जो क्रायर प्रणाली है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत सारे नए नए इंडस्ट्री आ रही है, नए नए आपका होटल्स आ रही है, नए नए आपका न्यू टाउन्स बन रही है। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करता है। इसीलिए कहते हैं समुद्र जल का प्रवेश हो रही है आपका लैंड एरिया में। क्या होता है ना, जो लैंड एरिया में जो आपका जो जो मीठा पानी होता है ना उसको खारा पानी रिप्लेस कर रही है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जो जो तटीय एरिया में जो ह्यूमन बींग रहता है ना उनके लिए पानी एग्रीकल्चर के लिए, नहीं तो पीने के लिए पानी का समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको हमने कहते हैं जो सॉल्ट वाटर इनटू कोस्टल एक्वीफर, मतलब समुद्र जल का प्रवेश हो रहा है जो जो आपका एक्वीफर्स में है, जो पानी जो लैंड का नीचे रहता है ना उसमें खारा पानी घुस रहा है, और जो मीठा पानी है जो पीने का लायक पानी है उसको हम ये पीछे धकेल रहा है। उसका मतलब जैसा आप भावनगर एरिया में जाइए, आपको कोस्टल एरिया से, आपको तटीय एरिया से आप 20-25 किलोमीटर अंदर जाएंगे लैंड का तरफ, तभी आपको अच्छे पानी मिलेंगे, बाकी सब पानी खारा है। तो सब खारा पानी पी रहा है। तो ये सब बहुत ज़्यादा है, जैसे पर्यटन का प्रभाव भी होती है तटीय एरिया में। बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे ना ये प्लास्टिक डंप करके चला जाता है, कोरल लीफ को डिस्ट्रॉय करता है, ये है ना, कच्छ वनस्पति को, मैंग्रोव ट्री को डिस्ट्रॉय करता है। ये सब चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा इशू करते हैं। तो ये सब बहुत सारे तट का समस्या है। ये जो समस्या है ना ये सब हमारा देश में नहीं है। मतलब आप लगभग मान लीजिए दुनिया में जितने आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ है सब देश में लगभग समस्याएं सब सेम ही है। जो आपको दिखाया था ना पहले वाला जो चित्र जिसमें आपको रेड कलर में जो जो आपका जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, वो हर जगह में ऐसे ही है। क्योंकि मान लीजिए जैसा कनाडा कोस्ट चला जाइए, यूएस कोस्ट में चला जाइए, उसमें क्या है जनसंख्या का घनत्व इतना कम है ना, रिसोर्स प्रेशर जो है ना, प्रेशर बहुत ही कम है। और उन्होंने एक्टिविटीज़ भी ऐसे बांट रखा है जो बहुत सारे बहुत ज़्यादा उनका ये नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, इसीलिए प्रेशर भी उतना कम है उसका हिसाब से। अब देखिएगा जो रिमोट सेंसिंग का है, सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली के हिसाब से हम देखेंगे क्या क्या चीज़ हमने सुदूर संवेदन से हमको मिल सकता है। इसमें पर्टिकुलरली तटीय क्षेत्र में आप देखेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ आपको सेंसर है, तो हमको मिलता है कहाँ, क्या क्या भी चीज़ मिलता है। मेरे लिए हम जो बोलता है हम डायरेक्टली हम आएंगे, जैसा जिसको कहते हैं ओशन कलर, उसमें आपको जैसा माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, क्लोरोफिल के बारे में हम पता कर सकते हैं, कितने सेडिमेंट्स है पानी में ना, 60% सेडिमेंट का पता कर सकते हैं। अपने गहराई के बारे में बात कर सकते हैं, बैथीमेट्री जिसको कहता है, कितना बैथीमेट्री डेप्थ कितना है कोस्टल एरिया में, उसमें वो एक सर्टन रेंज तक मान लीजिए 30 मीटर्स तक हम पता कर सकते हैं उसमें। ठीक है, उसमें हमने इवन आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर जिसको कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपका मछली पकड़ने के लिए मदद करती है। ये सी सरफेस टेम्परेचर हम पता कर सकते हैं आपका सुदूर संवेदन से। आपका जो कितना लवण है समुद्र पे पानी में, सैलिनिटी, ये मेजर कर सकते हैं सुदूर संवेदन डेटा से, रिमोट सेंसिंग डेटा से। हाँ, हमको वो भी पता चल सकता है वेव हाइट क्या है, हमने वेव स्पेक्ट्रा जनरेट कर सकते हैं, अपने इंटरनल वेब के बारे में पता कर सकता है। इवन कहीं पे मान लीजिए पेट्रोलियम ऑयल स्लीक हो गया, कहीं पे 2 पेट्रोलियम टैंकर में टक्कर लग गया समुद्र पे, तो कितना तेल जो है वो कितना फैल गया। कभी कभी कहता है ऑयल टैंकर लोग और जहाज़ अपना यूज तेल को डंप कर देता है पानी में, तो वो कहाँ डंप किया है, वो तेल कहाँ पे जाएंगे, ये सब चीज़ हमने बहुत सारे मॉडलिंग एक्सरसाइजेज है, रिमोट सेंसिंग डेटा जो है एक्टिव डेटा है पर्टिकुलरली, वो उस सब डेटा से हम ये सब चीज़ पता कर सकते हैं। उससे हमको नो समुद्र का जो फ्लोरिंग है सब उसका बारे में पता कर सकता हूँ एक्टिव सेंसर डेटा से। और रह गया जो आपका बोलता है सी सरफेस विंड, समुद्र का ऊपर का सरफेस का जो वायु है उसका बेग कितना है, उसका डायरेक्शन कितना है, ये सब चीज़ हम सुदूर संवेदन डेटा से पता कर सकते हैं। अब देखिए ये जो कि कुछ तटीय सतह का निगरानी कर रहे हैं ना हम ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन का क्या क्षमता है,
ये ना डिफरेंट रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन में हमने डेटा दिखाया आपको इधर। जैसा ये पहले वाला इमेज आप देख लीजिए, 1 किलोमीटर का डेटा है, ये नोआ इमेजर डेटा है, ये आप एरिया गुजरात का गल्फ ऑफ खम्मत का है, इसका 1.1 किलोमीटर है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको पता नहीं लगता है, सिर्फ दिख रहा है ना पानी घुस रहा है आपका लैंड में। बट जब भी हम उससे बेटर रेजोल्यूशन का डेटा के जा रहा हूँ, हाई रेजोल्यूशन मान लीजिए IRS ओशन कलर मोनीटर 360 मीटर, आपको थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, एस्चुअरी वगैरह पता चल रहा है आपका, है ना, मड फ्लैट का पता चल रहा है, ये सब चीज़। अब उसके बाद AOIFS डेटा हम उसी एरिया का जो बॉक्स बनाया हमने, इस उसी एरिया का आप देखिए AOIFS 56 मीटर का जब रेजोल्यूशन ले रहा हूँ, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स लैंडूज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखिए उसके बाद हमने लिस्ट 3 आ गया 23.5 मीटर, देन लिस्ट 4 आ गया हमने 5.8 मीटर, देन काटो लिस्ट फॉर मार्च 2.5 मीटर। आफ्टरवर्ड्स हमसे इससे भी बेटर है, इवन 1 मीटर है, हम सब मीटर रेजोल्यूशन डेटा, आइकोनॉस, क्विक मार्ड, ये सब डेटा है, हमारा काटो है। तो मतलब, तो मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है, जो जितने आप रिजोल्यूशन बेटर रिजोल्यूशन की तरफ जा रहे हो ना, आपका जो इंटरप्रेशन जो कैपेबिलिटी है, आपका जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। आपका आप देखिए 2.5 मीटर में कितने सारे फीचर्स आप देख सकते हो। आप देख रहे हैं ना, आप पूरा वनस्पति देख रहा है आपको, ह्यूमन क्रिएटेड लॉट ऑफ आपका जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये आप देख रहे हैं आप, ठीक है। कोई पोर्ट स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हो, ये देखिए लिस्ट 4 में 5.8 में आपको कोई जेटी स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, क्लैरिटी है इसमें, है ना। तो एग्रीकल्चर लैंड दिख रहा है, एक्वाकल्चर एरिया दिख रहा है, ये सब पूरा क्लैरिटी आ गया। अब देखो 1 किलोमीटर में आप जहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप 2.5 मीटर देखे, सो मेनी थिंग्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन इसमें क्या होगा, मान लीजिए स्केल का बात है, आपको 1:1000 में स्केल में डेवलप करना है, तो आपको ऐसे 1 मीटर और सब मीटर रेजोल्यूशन का डेटा चाहिए। अब मान लीजिए 1:50,000 स्केल करेंगे, तो आपका लिस्ट 23.5 मीटर और लैंडसेट TM डेटा काफ़ी है, क्योंकि वो उसको कहते हैं हम रीजनल स्केल मैपिंग। और ये वेरी लोकल एरिया मैपिंग, मान लीजिए अर्बन के लिए एप्लीकेशन पर्टिकुलरली आपको ये हाई रेजोल्यूशन डेटा का जरूरत होता है, 1 मीटर, सब मीटर, 2.5 मीटर, ये डेटा का उसमें ज़रूरत होता होगा, क्योंकि ये जो डेटा है इसका स्वाद कम होता है। मतलब ये बहुत बड़ा एरिया है, बट आप चाहते हो 2.5 मीटर में, तो आपको बहुत सारे सीन खरीदने पड़ेंगे, उतने सीन रेक्टिफाई करना है, उतने सैटेलाइट स्पेस चाहिए, प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए। तो इसीलिए क्या रहा है ना, पूरा डिपेंड कर रहा है आप क्या चाहते हो, आपका कौन सा स्केल में डेवलप करना है मैप, उसका ऊपर एक कोस्ट एरिया हो जाए, लैंड हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, ये एरिया आपको पता करने के लिए आपको पता चलेगा कि आपको आप कौन सा रिजोल्यूशन का इमेज लोगे पूरा। तो इसी से आपको क्लैरिटी आ गया होगा, जो ये मतलब जो स्पेशल रिजोल्यूशन है उसका क्या पावर है, और वो आपको ही डिसीजन लेना है। फाइनल जो ऑब्जेक्टिव होगा आपका प्रोजेक्ट का, आप कौन सा स्केल में मैप चाहती है आपको। मैं जो आपको बोल रहा था ना, जो ये जो काकीनाडा तट का कुछ इमेज है AP में, जिसमें आप इसमें देखेंगे जो एक्वाकल्चर का कारण कच्छ वनस्पति का कैसे डिग्रेड हो रहा है, कैसे क्षरण हो रहा है, आपका खनन हो रहा है। एक्वाकल्चर हमने बना रहा है, ये कच्छ वनस्पति का काट के इधर देखिए एक्वाकल्चर फील्ड हुआ है। ये गलत है बेसिकली, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है ना, उन्होंने कुछ रेगुलेशन दिए थे 1991 में, जिसको हमने कहते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन, CRZ। तो वो रेगुलेशन के हिसाब से जो मैनग्रोव हो जाए, आपका मड फ्लैट हो जाए, सैंडी बीचेस हो जाए, ये सब आपका CRZ 1 में आती है। तो वो नो डेवलपमेंट जोन है, ये सब अपने कच्छ वनस्पति वगैरह आप काट नहीं सकते हो, क्योंकि एज पर द जो रूलिंग है ना आपका, कैबिनेट से पास हुआ है, ये लॉ है। तो वो लॉ के हिसाब से आप ये काट नहीं सकते हो। बट क्या होता है, एक्वाकल्चर आपको बहुत पैसा देता है, ये इससे बहुत जल्दी मछली बढ़ जाती है, वो हम बाहर अमेरिका में, जापान में भेज रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। तटीय एरिया में एक्वाकल्चर जहाँ पे हो रहा है, आपको मड फ्लैट को कन्वर्ट कर रहा है एक्वाकल्चर एरिया में, कच्छ वनस्पति आप काट के एक्वाकल्चर कर रहे हो, ये सब गलत है। इसके लिए क्या आपका जो ग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं ना, उसका क्वालिटी भी डिग्रेड हो रहा है। अब देखिए जो पुराना जो एक्वाकल्चर फील्ड है ना, ये आपको वेस्टलैंड हो गया, ये सब किसी काम का नहीं है ना, इसमें आपने कुछ एग्रीकल्चर कर सकते हो ना कुछ दूसरा काम हो सकता है, ये पूरा एरिया आपका ख़त्म हो गया। अभी नया आप एरिया बना रहा हो एक्वाकल्चर में, जो मैंने आपका कच्छ वनस्पति काट के, ये सब गलत है बेसिकली, क्योंकि इसीलिए हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बता दिया उन्होंने, जो एक्वाकल्चर चल रहा है, बट नया एक्वाकल्चर कटिंग मैनग्रोव्स और आपका मड फ्लैट को कन्वर्ट करके, ये पूरा बिल्कुल बैन है। तो जो आपका सुदूर संवेदन डेटा है ना, इसका इतना पावरफुल है, हाई रेजोल्यूशन, जैसे आप इसमें देख रहे हो ना, ये लिस्ट्री एंड पैन मार्च डेटा है 2.5 मीटर में, इसमें आपको पूरा पता चल रहा है कहाँ कहाँ एक्वाकल्चर है। इवन GIS में यूज़ करके हम इसका एरिया पता कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए 1970s का कोई डेटा लिया, आज का कोई डेटा लिया, आपको पता लग जाएगा कौन सा एरिया में नया एक्वाकल्चर आया है। एक्वाकल्चर
टोटल एरिया बढ़ गया ना घट गया, तो ये सब चीज़ पता पता आप कर सकते हो। एंड ये आपको एज ए एविडेंसेस आप कोर्ट में पेश भी कर सकते हो, ये नया एक्वाकल्चर है, देख लीजिए इधर में, इधर कच्छ वनस्पति कट गया, इधर मैंग्रोव एरिया को कन्वर्ट किया, इधर सैंड ड्यून्स को बर्बाद किया इन्होंने। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको सुदूर संवेदन के लिए, तटीय क्षेत्र का स्टडी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कुछ इमेज है, गूगल इमेज से हम डाउनलोड किए थे, ये आपका देख रहे हैं ना, ये आपका शिप ब्रेकिंग यार्ड आलांग में, गुजरात में। ये सब जो है ना, ये सब शिप खड़े हुआ रखा है ब्रेक होने के लिए। तो शिप ब्रेकिंग के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, बट हमारा इधर क्या होता है ना, बहुत ही क्रूड वे में ब्रेक होता रहता है। हमने वो जो लेबरर्स है, मैंने देखा हूँ, मैंने ये एरिया में काफ़ी बार गया हूँ, वो कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं है उनके पास, मास्क नहीं यूज़ होता है, ग्लव्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं यूज़ कर रही है, उसका जो आपका ब्लू डस्ट वगैरह स्क्रैप्स आयरन का वो सब पानी में। अब देखिए इवन का पानी का कलर देखिए, ये जो तटीय क्षेत्र का जो पानी है ना, ये पानी पूरा दूषित पानी है। ये पानी चलता रहता है थ्रू आउट द कोर्स, 100 किलोमीटर ये पानी चलते रहेंगे, पूरा तटीय क्षेत्र का इन्होंने इकोलॉजी को पूरा बर्बाद करेंगे। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इशूज़ है, बट इसमें पैसा इन्वॉल्व है, पैसा तो आ ही जाता है, बट इशू क्या होता है ना, इसमें आपका जो तटीय क्षेत्र का जो एनवायरमेंट है, ये हमने पूरा डिग्रेड करा है। ये आपको जो आपको बात कर रहा था हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन का ना, 1991 का, अब देख लीजिए ये जो डिफरेंट रेगुलेशन जोन है, उन्होंने क्या बोला था, जो हाई टाइड एरिया है उससे आपको 500 मीटर लैंड का तरफ आप जाओ, एंड हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन का बीच वाला एरिया, वो हो जाएगा आपको कोस्टल रेगुलेशन जोन का बाउंड्री। ये हमने डिवाइड किए थे CRZ 1, 2, 3 एंड 4। CRZ 1 बोला गया था उसी एज पर दैट रेगुलेशन, जो ये हो गया आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, एंड जो आपका हाई टाइड लाइन लो टाइड का बीच वाला एरिया, इसको हमने कह रहे थे CRZ 1, जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं था। आपको उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, उसमें अपने ग्राउंड वाटर विथड्रॉल नहीं कर सकते हो फॉर एनी कमर्शियल पर्पज़, एक्सेप्ट ओनली फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज़, एग्रीकल्चर पर्पज़ आप ग्राउंड वाटर कोई यूज़ कर सकते हो। CRZ 2 बोले थे हमने, जो एरियाज ये रेगुलेशन से पहले जो एरिया डेवलप्ड हो गया, मतलब ये कोस्टल टाउन्स है, जो शहरी एरिया है 1991 से पहले डेवलप्ड है, तो वो एरिया CRZ 2 में आया था। CRZ 3 के लिए जो आपका कोस्टल हैमलेट्स है, छोटे छोटे विलेज है, विलेज वन का जो रूरल एरियाज़ है, वो आपको CRZ 3 बोला गया था। एंड जो आपका अंडमान निकोबार है, आइलैंड है, लक्षद्वीप है, वो सब आया था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था CRZ 4 में। बट ये जो अधिसूचना है, अधिसूचना बहुत सारे कोस्टल स्टेट है इंडिया में जो जिन्होंने माना नहीं, जिन्होंने बोले थे 500 मीटर क्यों छोड़ना है, हमारे पास कोस्टल एरिया इतना कम है, हम 500 मीटर छोड़ देंगे तो हम तो कोस्टल एरिया में कोई डेवलपमेंट कर नहीं सकते। तो बहुत सारे इसमें ये हुए थे, मतलब बहस हुए थे, बहुत सारे स्टेट इसको फॉलो किया नहीं, एंड ये ठीक से आपका लागू हुआ भी नहीं, मतलब इसको बहुत ज़्यादा इसका जो रूलिंग्स आया था ना, पीपल ठीक से फॉलो किए नहीं। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल हमने दे रखा है, नीचे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ पूरा, इसमें बहुत सारी जगह में देखा गया है जो CRZ डैमेज किया है, आपका रेसिडेंशियल हुआ गया है, अब आपको कच्छ वनस्पति को कटा हुआ है, ये बहुत सारे जैसे एक देखिए लास्ट में पारादीप पोर्ट आया था, उसमें मैनग्रोव को क्लियर किया गया था, उसके चलते है ना, मड फ्लैट को डिग्रेड किया गया है। तो इसलिए बाद में 2014 में एक डॉक्टर सोहेल सिंह का अफगाई में एक नया कमेटी बनी थी, उसके लिए भी उन्होंने 2014 में कुछ डॉक्यूमेंट डेवलप किए थे। वो डॉक्यूमेंट अभी ये अंडर डिस्कशन है, या अभी भी लॉ हुआ नहीं, लेकिन इसमें भी उन्होंने मेनली आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़, जो जियोमोर्फोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज़ है उसको भी रखे थे इसमें, वल्नरेबिलिटी का भी एनालिसिस किए गए थे इसी बारे में। उन्होंने भी 4 CRZ बोले थे 1, 2, 3 एंड 4, बट थोड़ा सा अलग ये करके ये थे। ये आपका जो आपका रिमोट सेंसिंग है और जो सैटेलाइट डेटा है उसका ऊपर हमने कैसे बाउंड्री बनाया था, मतलब जो CRZ बाउंड्री आप देखोगे, ये आपका हाई टाइड लाइन था, एंड हाई टाइड लाइन से आपने क्या क्या हमने 500 मीटर का बफर बनाया। तो पीछे आपका सैटेलाइट इमेज है जो IRIS 1C एंड लिस्ट थी मार्च डेटा है 1998 का, उसके ऊपर हमने आपका CRZ बाउंड्री को ओवरले किया है, तो हमको पता चल रहा है ये जो पूरा एरिया है ये अंडर CRZ है। तो इसका अंदर कितने सैंडी बीचेस है, कितना मैनग्रोव है, कितने हैबिटेशन है, ये हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऐसा करके हमने पूरा इंडिया का ना स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है अहमदाबाद में, पूरा इंडिया का कोस्टल रेगुलेशन जोन मैपिंग कर रखा है 1:50,000 स्केल में, कहीं कहीं 1:25,000 स्केल में, ये जो जगह में जैसे ज़रूरत है करके पूरा इंडिया का एटलस बना हुआ है कोस्टल रेगुलेशन जोन का। अरे ये ना उच्च ज्वार रेखा जिसको कहता है हाई टाइड लाइन, उसको अपने तटरेखा मानते हैं एज पर द मतलब CRZ रेगुलेशन 2011, जहाँ पे मतलब भारी ज्वार का दौरान पानी जहाँ तक पहुँचता है उसको हमने मानता है जो
जिसको कहते हैं उच्च ज्वार रेखा। तो उच्च ज्वार रेखा को हम सैटेलाइट डेटा से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फील्ड में जैसे हमने जब जाता है ना, जहाँ पे परमानेंट वेजिटेशन होता है कोस्टल एरिया में, ये इसको हाई टाइड लाइन बनता है। लैंड वार बम, सी वॉल का टॉप ऑफ द सी वॉल, टो ऑफ द ड्यून, बेस ऑफ द क्लीफ, ये सब जो है ये आपका आपका उच्च ज्वार रेखा और हाई टाइड लाइन का पहचान। देखिए इसमें कुछ फील्ड का भी फोटो दे रखा है और उसमें हमने डिजिटाइज किया है आपका हाई टाइड लाइन को, ठीक है। तो ये आपका पूरा इंडियन लेवल पे ये अवेलेबल है। ये आपका अब देखो ये बेस ऑफ क्लिफ है, बेस ऑफ क्लिफ का हमने हाई टाइड लाइन बनता है, ये एरिया में ये बेस ऑफ द क्लिफ है, फिर इसको हमने एक्सटेंड किया। तो ऐसा करके बहुत सारे जगह में आप देखिए, ये केरला का कोस्ट है जिसमें आपका परमानेंट वेजिटेशन है, इसी एरिया में परमानेंट वेजिटेशन है, तो हाई टाइड लाइन आपका लाइन ऐसा किया। ऐसा करके पूरा इंडिया में हमने ये हाई टाइड लाइन का पहचान कर लिया हमने उपग्रह से। ओके, तो ये बहुत बड़ा आपका इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि इसमें हर जगह में फील्ड करके हाई टाइड लाइन को ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल है। तो सैटेलाइट डाटा एटलीस्ट आपको काफ़ी इजी कर दिया काम को, जो आप इमेज से आप हाई टाइड लाइन का पहचान कर पाए हो। कुछ जगह में डेफिनेटली आपको थोड़ा फील्ड में जाना है, वैलिडेशन वगैरह करना है, लेकिन ये पॉसिबल है। तो ये चीज़ हमने कर ली है। अभी नेक्स्ट हम इसमें जाएंगे, थोड़ा साइंस में जाएंगे, जो आपको जो होता है ना आपका अब मैं बोल रहा था ना कि आपका पता करना है, मान लीजिए कोई सुदूर संवेदन डेटा कि आपको बैथीमेट्री में मतलब गहरा कितना है, कौन सा एरिया, वो हम पता कर सकते हैं क्या। फिर देखा गया है जो आपका जो मल्टीस्पेक्ट्रल डेटा है ना, सैटेलाइट डेटा है, वो अलग अलग बैंड में आते हैं। आप लोग को पता होगा शायद, जैसा ब्लू बैंड बोलता है, जैसे ग्रीन होता है, रेड होता है, NIR होता है, थर्मल होता है। तो ये सब जो है ना प्रकाश का विभिन्न जो तरंग कहता है इसको, ये जो बैंड है ये अलग अलग गहराई तक प्रवेश करता है। ऐसा नहीं है जब हर जो तरंग है उसका गहराई का समता इक्वल है ना। जैसे पानी में लाल प्रकाश तेजी से क्षीण हो जाती है, ओके, 5 मीटर अधिक गहराई तक प्रवेश नहीं करता है, मतलब रेड बैंड उस 5 मीटर से ज़्यादा आप प्रवेश नहीं करेंगे। नीला जो प्रकाश है वो 15 मीटर तक प्रवेश कर सकता है और साफ पानी में 30 मीटर तक भी प्रवेश करता है। हरा जो प्रकाश है वो केरल का चट्टाने का आसपास जहाँ पे पानी बहुत साफ होती है ना, उसमें 15 मीटर तक प्रवेश कर सकती है। और NIR जो है, नियर इंफ्रारेड बैंड जिसको कहते हैं, वो सिर्फ 0.5 मीटर तक अधिकतम गहराई तक प्रवेश करता है। और जो IR है, इंफ्रारेड बैंड है, वो पूरी तरह से अवशिष्ट है, उसका मतलब उसका पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। उसका मतलब क्या हो गया, तो आपको मान लीजिए आपको गहराई तक पता करना है, तो अब मैंने देख लिया नीला प्रकाश 30 मीटर तक जा रहा है, आपका ग्रीन जो है वो आपका मतलब जो हरा प्रकाश है वो आपका 15 मीटर तक जा रहा है। उसका मतलब आप कोई एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हो, कुछ कर मतलब जैसे बहुत सारे जो काम हो रखा है ना गहराई को पता करने के लिए सुदूर संवेदन डेटा से, बहुत आदमी काम किया है, बहुत पब्लिकेशन हो रखा है। मेजोरिटी काम आपका जो हुआ है ना वो मेनली आपका नीला प्रकाश और हरा प्रकाश से हो रखा है, क्योंकि आप बिल्कुल आपको ये मालूम होगा तो आपने कभी NIR और IR बैंड तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि इनका तो प्रवेश करने का कोई क्षमता है भी नहीं। तो इसीलिए आपको पता लग जाती है कि इससे क्या काम कर सकते हो। तो इससे आपको कौन सा प्रकाश का क्या क्या प्रवेश का क्षमता है वो आपको क्लियर कट हो गया। तो ये एक जो टेबल है, ये टेबल में मैं देखने की कोशिश किया जो भारत का तटीय उद्देश्य के लिए सुदूर संवेदन डेटा का उपयोग का स्थिति क्या है, अब कहाँ पे हम स्टैंड कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा, जब बहुत सारे फिशरीज में हम स्टडी कर रहे हैं, फिशरी फोरकास्टिंग में आपका मैपिंग का जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कच्छ बनस्पति हो जाए, कोरल रीफ हो जाए, सल्ट प्लान्स, एक्वाकल्चर, वेटलैंड, ये सब चीज़ में वो यूज़ होता है। आपका कोस्टल जियोमोर्फोलॉजी काम में यूज़ कर रहा है, कैसे कैसे तटीय रेखा का चेंज हो रहा है, सोल लाइन चेंज में यूज़ होती है मल्टी टेम्पोरल सैटेलाइट डेटा। हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन जैसा बोल रहा था, CRZ मैपिंग का हम यूज़ कर रहा है, सस्पेंडेड सेडिमेंट को मैपिंग क्वांटिटी में एनालिसिस जो कर रहा है हम उसमें कर रहे हैं हमने। OL6 स्टडी एक्टिव रिमोट सेंसिंग डेटा यूज़ करके OL6 स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं हम। क्लोरोफिल कंसनट्रेशन पोटेंशियल फिशिंग जोन के लिए यूज़ होता है, उसके लिए हमने ये डेटा को यूज़ कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डेटाज़ है, बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे आपको तटीय उद्देश्य के लिए सुदूर संवेदन डेटा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सो जो सुदूर संवेदन डेटा है ये आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये आपको 1960s से अवेलेबल है। सो लास्ट 40-50 साल का डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो आप तो पास्ट में तो वापस जा नहीं सकते हो, लेकिन ये डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा जो तटीय क्षेत्र है पहले कैसे थे, अभी कैसा है। आप उससे ना अपने फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसा जो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसा मान लीजिए देख लीजिए, ये सिर्फ
आपका डिफरेंट टाइम का हमने सुदूर संवेदन का डेटा लिया, उससे हमको पता लग जाएगा। ये इस तरफ है 1999 का डेटा है, 2003 का डेटा है। उससे हमको जो तेना क्रीक में, गुजरात में कच्छ वनस्पति में क्या परिवर्तन आया आप देख लीजिए। इसी एरिया में कच्छ वनस्पति उस टाइम बहुत ही कम थे, बट आप 2003 में जब देखा, ये बहुत ही अच्छे साइन है, जो कच्छ वनस्पति का जो घनत्व है वो बढ़ गया है, मतलब एरिया इंक्रीज हो रखा है, काफ़ी बढ़िया है। सेम भावनगर कोस्ट में आप देख लीजिएगा, ये सैटेलाइट द्वारा किए गए क्षेत्र में कच्छ वनस्पति भी कम हो गया। मतलब ये एरिया में देखिए इस साइड में, मतलब ईस्टर्न साइड ऑफ द क्रीक में क्या होगा, जो पूर्व ये जो क्रीक है भावनगर क्रीक जा रही है, इस तरफ आपका 2000 में बहुत अच्छा घनत्व है कच्छ वनस्पति का, बट आप देखोगे 2008 में ये काफ़ी डिग्रेड हो गया। बट आप देखोगे ये जो खाड़ी जो जा रहे हैं ना, भावनगर खाड़ी जिसको कहते हैं क्रीक, ये पश्चिम भाग में ये बहुत ज़्यादा घनत्व नहीं थे, स्कैटर्ड थे। बट आप देखोगे 2008 में, मतलब 8 साल बाद, ये कच्छ वनस्पति काफ़ी इसका घनत्व बढ़ गया, मतलब बहुत ही बढ़िया हो गया कच्छ वनस्पति। बट कंपैरेटिवली आपका जो पूर्वी तरफ जो खाड़ी का है उधर क्वालिटी खराब, उसका घनत्व कम हो गया। तो ये तो इमेज से पता लग गया। अभी क्यों हुआ है, क्या हुआ है, डेफिनेटली क्या होता है, आपको थोड़ा सा फील्ड में जाना पड़ता है, आप थोड़ा जाके स्टडी करके आप देख सकते हो ऐसा क्यों हुआ है। बट इमेज आपको बता दिया ये हुआ है, और ये जो इमेज बताया ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो पिक्चर है, इसमें कोई आपका एंथ्रोपोजेनिक कोई इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो देखा है ऊपर से वही आप देख रहे हो, तो बिल्कुल ये सही है। तो आप जाके फिर स्टडी कर सकते हो भाई ऐसा क्यों हुआ है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको तटरेखा परिवर्तन के बारे में जानकारी। ये महानदी मोहना का उड़ीसा का कोई एरिया है, महानदी मोहना का एरिया है, जिसमें हम तटरेखा का क्या परिवर्तन हुआ है वो जानकारी हम कर सकते हैं। वो क्या कर रही है, जैसे हम सर्वे ऑफ इंडिया जो 1929-30 में जो सर्वेक्षण किया था ना, उससे हम तटरेखा को डिजिटाइज किए थे। अब बैकग्राउंड में आप देखा IRS 1D लिस्ट 3 FCC है जो 2001 का है। अभी क्या हो गया, मतलब 2001 के ऊपर हम 1929 करीब 70 साल पहले तटरेखा कैसे थी उसको हम सुपर इम्पोज कर दिया जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम से। अभी क्या हो गया आप देख लीजिएगा, पहले ये जो येलो कलर वाला है ये सर्वे ऑफ इंडिया का जो सर्वेक्षण का तटरेखा है वो है। अब देखो अभी इमेज में स्पीड ऐसे दिख रहा है, पहले ऐसे थे, उसका मतलब चेंजेस इन स्पीड हुआ है। अब देखो जो लैंड एरिया, इसमें इतने सारे लैंड थे, बट अभी क्या है, अभी ये लैंड बिल्कुल गायब है, उसका मतलब ये एरिया पूरा इरोटेड हो गया। अब देखिए इधर पारादीप पोर्ट आई है, ये पारादीप पोर्ट का इस तरफ इधर देखिए ये एक्रिशन हुआ है, मतलब नया लैंड आया है, डिपोजिशन हुआ है। पहले SY का टाइम में, सर्वे का टाइम में लैंड इधर से जा रही थी, अभी लैंड वाटर बाउंड्री इधर है, तो मतलब नया एरिया हुआ है। ये देखिए ये आइलैंड इमेज में दिख रहा है, बट ये जब सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वेक्षण किया गया था 1929 में, ये आइलैंड था ही नहीं, तो मतलब न्यू बैरियर आइलैंड का क्रिएट हुआ है। सो इतने सारे चेंजेस आ रखा है। तो तटरेखा का चेंजेस कैसे होती है कोई भी मोहना एरिया में, ऐसे काफ़ी सारे एरिया में काफ़ी पब्लिकेशन है, तो ये आपका सैटेलाइट डेटा से पता लग जाती है। जहाँ पे जो है 1929 का डेटा है नहीं, आपको सर्वे ऑफ इंडिया टोपोसिट आप ले लीजिए, टोपोसिट से डिजिटाइज करिए, सर्वे ऑफ इंडिया टोपोसिट के हिसाब से आपने रेक्टिफाई करिए आपका सैटेलाइट इमेज को, उसको पूरे सुपर इम्पोज करिए, आपको पता लग जाएगी ये कैसा कोस्टल एरिया में चेंज हो रखा है। हमने तटरेखा परिवर्तन का स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, उस करके हमको क्या डिफरेंट टेक्निक्स है, लाइक डिसास एक सॉफ्टवेयर है ArcGIS में मिलता है, उसमें एंड पॉइंट रेट EPR कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन रेट LLR कहते हैं। तो वो सब टेक्निक यूज़ करके ना आपने बता सकता है हमने कि कैसे तटरेखा चेंज हो रही है, कितने क्वांटिटी चेंज हो रही है, कहाँ पे इरोशन हो रहा है, कहाँ पे डिपोजिशन हो रही है, ये आपका कोई इमेज से इसी पता चल सकता है ना। जैसे एंड पॉइंट रेट होता है, ये क्या करता है, ये किसी दिए गए डेटा सेट से सबसे पुरानी और सबसे नई तटरेखा के बीच स्थिति का परिवर्तन का दौरा का गणना करता है। लीनियर रिग्रेशन रेट भी ऐसा ही कोई टेक्निक है। तो ये सब टेक्निक यूज़ करके आपको पता लग सकती है तटरेखा कैसे चेंज हो रही है, सिर्फ चेंज नहीं हो रही है, कौन सी दिशा में चेंज हो रही है, एंड ऑल्सो इसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो भी पॉसिबल है। ये सब सॉफ्टवेयर में आजकल आ चुका है, बहुत सारे पब्लिकेशन भी आपको देखने को मिलता है। ये स्टडी आपने सागर आइलैंड में किए थे, बे ऑफ बंगाल में एक सागर आइलैंड है, ये आपका मैप में देखेंगे ये सागर आइलैंड है। तो ये सागर आइलैंड में ये पूरा स्टडी हमने किए थे, पता करने की कोशिश किया जाए ये जो आइलैंड है ना, ये आइलैंड का किस तरह बहुत ज़्यादा इरोशन हो रहा है, किधर डिपोजिशन हो रहा है। अब देखो ये EPR मेथड यूज़ किया था हमने, पता लग रहा था ये रीजन में जो नेगेटिव वैल्यूज़ है ना, ये नेगेटिव वैल्यूज़ का जो कलर है वो आपका इरोशनल एरिया इंडिकेट करता है, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो आपका डिपोजिशन एरिया इंडिकेट कर रहा है। आपको जो मैं बोल रहा था, ये मेरा लास्ट स्लाइड है, जो भविष्य का तटरेखा के भविष्यवाणी। तो फ्यूचर में क्या होगा, तटरेखा किधर जाएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी है, क्योंकि ये मुझे पता लग गया ना, तो जो कोस्टल डिसीजन मेकर्स है, जो प्लानर्स है, वो ऐसे ही आपको प्लानिंग करेंगे कोस्टल एरिया में।
हम मान लीजिए हमको पता लग जाएगा 2050 में तटरेखा कहाँ पे रहेगी, तो 2025 में पता लग जाएगा, तो मैं ऐसे ही करूँगा ना डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। जो भाई ऐसा ना हो जाए तटरेखा मेरा पूरा एक मैंने 20-50 करोड़ लगा दिया, कोई होटल बना दिया, लेकिन तटरेखा 2050 में पूरा होटल के नीचे से चले जाएंगे, तो पूरा पानी में चला जाएगा मेरा इतना इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए आप देखो, इसमें आपको शोर लाइन को मैंने दिखाया, 2006 में तटरेखा दिखाया, 2015 का दिखाया, 2050 में कैसा हो सकती है, इसके लिए मॉडलिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो हमने ओशन का भी कंडीशन सेम रहेगी, कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा, मान लीजिए सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया, ये सब नहीं है, तो हमने तटरेखा का भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ है कि टाइम उतने नहीं है, अदरवाइज बहुत सारे स्टडीज़ है जो हो सकती है तटीय क्षेत्र में स्टडी सुदूर संवेदन से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इकोलॉजी को कंजर्व करने के लिए मदद करता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को फॉलो करना चाहिए, एंड डेफिनेटली जो भी होता है आपको डिसीजन मेकर्स प्लानर को, आप जो एज ए साइंटिस्ट आप जो जानकारी हासिल कर रहे हो ना, उसको शेयर करना है, उनको बताना है ऐसा ऐसा है ऐसा है। आपका एक जो एरिया में जानकारी है शायद उनको है नहीं, लेकिन दे आर गुड प्लानर्स, सो आप अच्छी जानकारी उनको दोगे तो अकॉर्डिंगली अच्छा प्लान हो पाएगी। तो यह आपका देश के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।